बोले गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज छठ पर्व है, जैसे कि 6, 7, 8 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तो कल व्रत तो 3 दिन का ही होता है, 6, 7, 8। तो उगते सूरज और अर्घ क्या डूबते हुए सूरज को क्या करते हैं, अर्घ देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे सूर्य उपासना व लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी छात्रों का हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही सभी कोर्सेज पर भारी छूट है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव भी है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीटी यूजीसी डीएसएसबी यूकेजीआईसी यूकेएलटी और बीपीएससी 4 असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर 24 से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहे कर ले। चलिए, तो सीधा समय न गवा के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हम लोग फिलहाल तो विटामिन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें ए और डी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यक है, क्या कितना ज़रूरी है। तो आज हमें पढ़ना है इसमें विटामिन ई के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में हम जानेंगे कि विटामिन है क्या। तो विटामिन ई को, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? टोकोफेरॉल। रासायनिक रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और टोकोफेरॉल किस शब्द से लिया गया है? तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या 2 शब्दों से मिलकर बना? तो टोकोफेरॉल जो हमारा शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, या 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो पहला जो इसमें है, पहला शब्द है टोको प्लस फेरॉल। टोकोस प्लस फेरॉल, ये ओ है, ठीक है। टोकोफेरॉल 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पे देखेंगे टोकोफेरॉल का अर्थ क्या है। यहाँ पे देखते टोकोस का अर्थ होता है शिशु। टोकोस का अर्थ होता है शिशु। और फेरॉल, तो फेरॉल को 2 भागों में तोड़ते हैं। पहला है PHER, फेर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। ऑल की बात करते हैं, अमाइनो या समूह। अमाइनो समूह। तो अब टोकोफेरॉल का अर्थ हो गया शिशु उत्पन्न करने वाला अमाइनो समूह। ठीक है, टोकोफेरॉल का क्या अर्थ हो गया? शिशु उत्पन्न करने वाला अमाइनो समूह। शिशु उत्पन्न करने वाला, शिशु उत्पन्न करने वाला अमाइनो समूह। यह हमारा टोकोफेरॉल का क्या हो गया? अर्थ हो गया। हाँ जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि कितने शब्दों से मिलकर, और फिर हम देखते हैं कि कितने शब्दों से मिलकर बना। तो 2 टोको प्लस फेरॉल, और जो कि इसका हमने देखा बेसिक सा अर्थ है कि शिशु उत्पन्न करने वाला अमाइनो समूह। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन ई जो है, जिसका नाम रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसे हम शिशु उत्पन्न करने वाला समूह भी कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसकी खोज देखते हैं, तो यहाँ पे इसकी खोज लिख देते हैं। 1922 में इवानव और विपप ने किया, और विपप ने किया था 1922 में विटामिन ए की खोज। तो ये इसके बारे में बिल्कुल बेसिक सी जानकारी थी कि विटामिन ए है क्या। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए को और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि इसके उपनाम है। तो विटामिन ए की जो उपनाम है, सबसे पहले इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, जिसका अर्थ हमने देखा कि टोकोफेरॉल का अर्थ क्या है? शिशु उत्पन्न करने वाला अमाइनो समूह। फिर एंटी स्टेरिटी फैक्टर, कहीं कहीं इसे स्टेरिटी भी कहते हैं, स्टेरिटी भी कहते हैं, जिसका अर्थ बांझपन होता है, बांझपन। थर्ड है इसका ट्रोकोट्राइनॉल। नेक्स्ट ब्यूटी विटामिन और बांझपन विरोधी। तो बांझपन विरोधी को इंग्लिश में एंटी स्टेरिटी या स्टेरिटी फैक्टर कहते हैं। ब्यूटी विटामिन जैसे कि सुंदरता के विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता की विटामिन। और इसके साथ एक नाम हमने अभी देखा था, जो था हमारा शिशु को उत्पन्न करने वाला, शिशु को उत्पन्न करने वाला। अमाइनो समूह है। तो इतने सारे विटामिन ई के क्या है? हमारे उपनाम है। इसमें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा तो बाष्पन विरोधी, क्योंकि बहुत ही कम हम लोग इस चीज को जानते हैं कि विटामिन, क्योंकि अभी हमने ए पढ़ा और डी पढ़ा, दोनों में हमने किसी में भी ये चीज नहीं देखा कि बाष्पन विरोधी विटामिन ए और डी के कारण भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे विटामिन ई में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है ब्यूटी विटामिन बाष्पन विरोधी है, ये विटामिन ई में स्पेशली ये विशेषता हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। इसमें हमने देखा पिछली बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बाष्पन विरोधी विटामिन कौन सी है, या फिर प्रजनन दर को कम करने वाली विटामिन कौन सी, या प्रजनन जो मतलब गर्भ होता है, शिशु होता है जो गर्भ में पल रहा है, जैसे होता है ना कि कभी कभी वो गर्भपात हो जा रहा है, बार बार गर्भपात हो जा रहा है, तो किस वजह से गर्भपात हो रहा है, तो वो भी हमारा विटामिन ई की कमी के कारण ही बार बार गर्भपात हो रहा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट विशेष है इसका फैक्टर यही है कि बांझपन विरोधी जो गर्भपात का कारण भी बनता जा रहा है। ब्यूटी विटामिन सुंदरता की बात करते हैं, तो जैसे चेहरे पे झुर्रियां हो जाती हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं, अभी मौसम आ गया ठंडी का, तो चेहरे में क्या रूखापन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा चेहरा जैसे कि पपड़ी टाइप का हो जाता है ना, फेस पे आ जाना, वाइट वाइट कलर की छोड़ना, इसके साथ ही दाग धब्बे हो जाना, फुंसी हो जाना, बाल का टूटना, हेयर्स का भी, तो कहीं ना कहीं विटामिन ई इसका जिम्मेदार है। हमारे शरीर में विटामिन ए सही मात्रा में लेने से ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। पहले विटामिन ए के प्रकार ही देख लेते हैं, चलिए विटामिन ए के प्रकार देखते हैं। तो विटामिन ए जो 4 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। विटामिन ए 4 प्रकार का होता है। इसके पहले हमने विटामिन ए पढ़ा था, वो भी हमारा 4 प्रकार का हो रहा था। तो विटामिन ए यहाँ पे 4 प्रकार में देख रहे हैं। पहला हमारा है अल्फा विटामिन। कौन सा? अल्फा विटामिन या अल्फा टोकोफेरॉल। सेकंड है हमारा बीटा टोकोफेरॉल। थर्ड है हमारा गामा टोकोफेरॉल, और फोर्थ है हमारा डेल्टा टोकोफेरॉल। 99% हमें हर जगह देखने को मिलता है कि विटामिन ई 3 प्रकार का होता है, सिर्फ अल्फा, बीटा और गामा, लेकिन कहीं कहीं हमें डेल्टा भी देखने को
मिल जाता है, 3 के साथ चौथा भी, लेकिन ज्यादातर हमें 3 केवल अल्फा बीटा गामा डेल्टा जहां तक देखा जाता है चावल में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अल्फा टोकोफेरॉल किस में पाया जाता है, किन भोज्य पदार्थों में इसकी प्राप्ति हो रही है। तो अल्फा में देखते हैं यहाँ पे अनाज प्लस वनस्पतिज अंकुरित अनाजों में, वनस्पतिज अंकुरित अनाजों में। अंकुरित अनाज का तात्पर्य कि कोई भी अनाज होता है उसे हम क्या करते हैं, भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जब वो फूल जाता है तो उसे किसी कपड़े में बांध करके कुछ घंटे के लिए, 6 या 10 घंटे के लिए कहीं रख देते हैं। फिर जब उसे खोलते हैं तो अंकुरण उसमें हो जाता है। तो ये जो अंकुरित अनाज हो गया, और साथ में अनाज से हमें क्या मिल रहा है, अल्फा टोकोफेरॉल मिलता है। सेकेंड की बात करते हैं, बीटा टोकोफेरॉल की बात करते हैं। तो बीटा टोकोफेरॉल हमें यह भी अनाजों में मिलता है, अनाजों में मिलता है। नेक्स्ट गामा की बात करते हैं, तो यह हमें बिनौले के तेल के रूप में मिलता है, बिनौले के तेल के तेल के रूप में मिलता है। डेल्टा की बात करते हैं, डेल्टा टोकोफेरॉल ये हमें चावल में मिलता है। किसमें, चावल में, चावल में प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि विटामिन ई 4 प्रकार के हो रहे थे और हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पहला देख रहे थे अनाज और वनस्पतिज हो गया अंकुरित, फिर अनाजों में मिलता है अल्फा और बीटा दोनों। और गामा की बात करते हैं, बिनौले के तेल की बात करते हैं, इसमें इसकी प्राप्ति होती है। और डेल्टा की बात करते हो चावल में, और ज्यादातर देखेंगे तो 3 हमें देखने को मिलता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अब इनके देखते हैं कि इनके कार्य क्या, अल्फा बीटा गामा के। नहीं, टीजीटी पीजीटी दोनों का क्लास होता है। नाम ही आपका बहुत अजीब है, ऑफिशियल योयो जी। ठीक है, तो दोनों का होता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अजीब है योयो। चलिए, अब हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या है, उपयोगी है। अल्फा की बात करते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल अल्फा टोकोफेरॉल में क्या होता है, प्रजनन शक्ति पाई जाती है। ठीक है, प्रजनन क्षमता का गुण पाया जाता है। किसमें प्रजनन क्षमता का गुण पाया जा रहा है, तो अल्फा टोकोफेरॉल में, और ये सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में रहता है, सबसे ज्यादा सक्रिय व क्रियाशील रूप में रहता है, व क्रियाशील रूप में रहता है। देखा हमने 4 में, जिसमें कि हमने पहला देखा कि ये क्या सबसे ज्यादा सक्रिय, मतलब विटामिन ए की जो 4 फॉर्म है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें जो कि पहला जो हमारा अल्फा टोकोफेरॉल, ये हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा क्रियाशील हमारी बॉडी में विटामिन ए के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं बीटा टोकोफेरॉल।
बीटा टोकोफेरॉल, ये सबसे मतलब रहता है एक्टिव, ऐसा नहीं एक्टिव नहीं है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा बीटा टोकोफेरॉल होता है, ये क्या करता है, अल्फा अल्फा टोकोफेरॉल के साथ सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अल्फा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल की सहायता करता है। क्यों सहायता करता है, क्योंकि ये सबसे कम सक्रिय क्रियाशील रूप में रहता है, ठीक है। क्यों सहायता करता है, क्योंकि यह सबसे सबसे कम सक्रिय व क्रियाशील रूप में रहता है। क्रियाशील के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है या रहता है, या रहता है। इसी कारण ये अल्फा टोकोफेरॉल का क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। गामा टोकोफेरॉल, यह हमारे शरीर में शारीरिक जो क्रिया एक्टिविटी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें क्या कर निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। शारीरिक क्रियाओं में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। शारीरिक क्रियाओं में शारीरिक क्रियाओं में निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से होता है या पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे चार फॉर्म में, तो तीनों में जो पहला था अल्फा वाला, वो सबसे ज्यादा सक्रिय फॉर्म में था, और जो हमारा बीटा गामा वाला है वह हमारा निष्क्रिय फॉर्म में। किस फॉर्म में, निष्क्रिय फॉर्म में, मतलब इसकी कोई भी एक्टिविटी उतनी कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारे शरीर में नाम मात्र का मौजूद है कि हाँ गामा टोकोफेरॉल है, बस इसका इतना ही कार्य है अल्फा बीटा गामा का। डेल्टा कहीं कहीं देखने को मिलता है और कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है, जो कि हम जानते हैं कि डेल्टा टोकोफेरॉल हमें चावल से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किससे प्राप्त हो रहा है, चावल से प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारे विटामिन ए की जो चार प्रकार थे, जो इसके कार्य थे, उसके बारे में हमने देखा कि चार प्रकार के इनके कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं और इनके हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है या क्या कार्य है। अब हम देखते हैं विटामिन ई के कार्य, कि हमारे शरीर में इनका क्या कार्य है। सबसे पहले जो विटामिन ई का हमारे शरीर में कार्य है, तो सबसे पहले इसका प्रमुख जो कार्य, आरबीसी के निर्माण में सहायक। किसके, आरबीसी के निर्माण में सहायक। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही, मतलब लाल रक्त कणिकाओं की बात हो रही, जिनका जीवन एक से मतलब 120 दिन का होता है। तो इनके निर्माण में, इनको मतलब बनने में, इनके प्रोसेस में, निर्माण में क्या है, विटामिन ई सहायक है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आरबीसी का निर्माण सही क्रम में, जो एक सीरियल बाय सीरियल चल रहा है, उसका जो क्रम चल रहा है, वो सही क्रम में क्या हो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसका, आरबीसी का निर्माण सही क्रम में नहीं हो पाएगा। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी। अगर हमारे शरीर में यह सही प्रकार से वो कार्य नहीं कर रहा है तो आरबीसी का निर्माण सही क्रम में नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए की ई की कमी बार बार
गर्भपात जैसी समस्या देखने को हमें मिलती है कि अगर हमारे शरीर में लगातार विटामिन ए की कमी पाई जा रही है या देखी जा रही है तो बार बार क्या हो रहा है, गर्भपात हो जा रहा है, या फिर हम देखते हैं प्रजनन शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, या वो क्या हो रही है, क्षीण हो जाती है। क्योंकि ज्यादा अधिक कम ज़्यादा से ज़्यादा गर्भपात होने के बाद क्या सिचुएशन होती है कि बॉडी एक तरीके से कमज़ोर हो जाती है। बहुत सी चीज़ें उसमें होती है जिनका क्या होता है, अभाव पाया जाता है। इसीलिए कहा जाए कि बार बार गर्भपात जैसी समस्या भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें जो है विटामिन ई की कमी देख रहा है, यकृत तथा नेफ्रोसिस, मतलब किडनी की जो संरचना इकाई है नेफ्रोसिस, क्रिया को प्रमाणित करता है। क्या कर रहा है, उसकी क्रिया को प्रमाणित करे, कार्य करने में क्या कर रहा है, विटामिन ई सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि कोशिकाओं की संरचनात्मकता, किसकी, सेल्स की संरचनात्मकता को बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, सेल्स की संरचनात्मकता इकाई जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करे कि नहीं अपने कार्य सही तरीके से होने चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को बार बार सपोर्ट या सहायक कौन कर रहा है, विटामिन ई कर रहा है। फिर देखते हैं कि महिलाओं में इसकी कमी से भ्रूण का विकास, इसका भ्रूण का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है या उसमें क्या हो रहा है, बाधा पहुंच जा रही है। भ्रूण जब महिला जब गर्भ से हो रही है तो उसके अंदर जो भ्रूण जन्म लेने वाला जो छोटा सा शिशु अभी बहुत ही छोटा नवजात है तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे उसके विकास में क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। जब शरीर में विटामिन ए की कमी है तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी का मतलब हो गया कि बार बार गर्भपात हो जाना। तो जब बार बार गर्भपात हुआ तो जाहिर सी बात है 100% की भ्रूण का विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा या वो धीरे धीरे रुक जाएगा। ठीक है, महिलाओं के साथ पुरुषों में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। पुरुषों में भी क्या होता है, जनन इससे प्रभावित होता है, जो जनन अंग होते हैं वह प्रभावित होते हैं। महिलाओं के साथ, महिलाओं में तो क्या हो रहा है कि भ्रूण का क्या कहते हैं, विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसके साथ ही पुरुषों में भी देखने को, पुरुषों में भी अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उनके जनन अंगों का विकास में क्या होता है, सहायक जनन अंगों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। पुरुषों में विटामिन ई की, पुरुषों में विटामिन ई की कमी हो जाने के कारण, की कमी हो जाने के कारण जो इनकी जनन अंग है उनका क्या और सही प्रकार से विकास नहीं होगा। विकास सही प्रकार से नहीं होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि विटामिन ए महिला, मेल हो या फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए किस तरीके से नुकसानदायक है। बांझपन जो विरोधी हम इसमें देखें सिर्फ महिला के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है कि अगर वहां पे भी उसमें कमी देखी जा रही है तो क्या हो रहा है, उसके अंगों का विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, महिला में तो देखें कि क्या हो जा रहा है, गर्भपात हो जा रहा है ना, तो पुरुष में भी अंगों का विकास नहीं होगा। तो ये चीजें थी, विटामिन ए की कमी से अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो रही है तो किस प्रकार से हमें इसकी समस्याओं को देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना, सही प्रकार से भोज्य पदार्थों को प्राप्त करना होगा जिसमें कि विटामिन ई सही मात्रा में मिल सके। तो जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, तो विटामिन ई प्राणिज प्लस वनस्पति दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है। प्राणिज प्राणिज प्लस वनस्पतिज दोनों प्रकार से भोज्य पदार्थों में विटामिन ए की प्राप्ति हो रही है। और इसका मुख्य से मुख्य मेजर मतलब इंपॉर्टेंट कार्य यही है, क्या है कि बांझपन को रोकना है। ठीक है, और ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से क्या हो रही है, हमें इसकी प्राप्ति हो रही है, क्योंकि दूध से भी होता है, दूध से बने पदार्थ से भी सभी प्रकार की विटामिन, क्या मतलब ए बी सी डी ई की जो भी हो रहा है प्राप्त हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि विटामिन ई हमारा किसमें घुलनशील होता है, तो ये हमारा वसा में घुलनशील होता है। किसमें होता है, वसा में घुलनशील। यह एक पीला रंग का तैलीय पदार्थ होता है। किस रंग का,
पीले रंग का क्या होता है? एक तैलीय पदार्थ होता है। पीले रंग का तैलीय पदार्थ होता है। तैलीय पदार्थ होता है। विटामिन ई पीले रंग का एक तैलीय पदार्थ होता है। वनस्पति प्राणी दोनों प्रकार के भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो रहा है और वसा में घुलनशील है, इसलिए जल में क्या है? ये अघुलनशील है। इसीलिए यह मल के रास्ते, जैसे विटामिन डी मल के रास्ते से निकला, तो सेम हमारा प्रोसेस विटामिन ई के बारे में भी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा किसके कार्य क्या थे, है ना, और ये किसने इसकी खोज की, हमारे शरीर में किस हद तक मतलब प्रभावित हमारे अंगों को कर रहा है, या हमारी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मतलब जिम्मेदार है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राप्ति के स्रोत, सबसे पहले हमने गेहूं के भ्रूण, सबसे पहले विटामिन ए को गेहूं के भ्रूण से प्राप्त किया गया था। सर्वप्रथम सर्वप्रथम विटामिन ई को सर्वप्रथम विटामिन ई को गेहूं के भ्रूण से, किससे? गेहूं के भ्रूण से प्राप्त किया गया था। प्राप्त किया गया था। उसके बाद मक्के के भ्रूण, सूखे मेवे, अखरोट, मूंगफली, और हमने इसके पास के प्राप्ति के और भी ढेर सारे देखे, लेकिन सर्वप्रथम की बात आती है तो यहाँ पर गेहूं के भ्रूण की बात आती है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की अधिकता हो जाती है तो किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट, हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारे शरीर में विटामिन ई की अधिकता हो जाए, विटामिन ई की अधिकता हो जाए, किसकी? विटामिन ई की अधिकता हो जाए, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो किसी भी प्रकार की तो किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलती। समस्या देखने को नहीं मिलती। अधिकता हो जाए तो समस्या देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कमी हो जाए तो देखने को बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन ई की कमी से रोग। ई की कमी से रोग देख, अधिकता से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नीतू वर्मा जी गुड इवनिंग। चलिए, कमी, तो सबसे पहले इसकी कमी से तो हमने देख लिया कि बाँझपन की हमें क्या होती है, देखने को समस्या मिलती है। तो सबसे पहला हमें प्रजनन शक्ति का क्षीण होना, प्रजनन शक्ति का क्षीण होना, प्रजनन शक्ति का क्षीण होना। क्षीण होना का तात्पर्य कि बार बार क्या हो रहा है, गर्भपात जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। बार बार गर्भपात जैसी समस्या देखने को मिलती है। और प्रजनन शक्ति का क्षीण, इसी में एक फैक्ट और है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसी का एक फैक्ट है कि गर्भ में
पल रहे शिशु की मृत्यु का हो शिशु की मृत्यु का हो जाना, जो हमारे मतलब जो गर्भ में शिशु पल अभी बहुत छोटा सा नवजात है तो उसकी क्या हो रहा है, डेथ हो जाती है यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो। गर्भपात तो हो ही रहा है, क्योंकि जब आ रहा है और फिर से क्या कर रहा है आप, किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो वो ठहर नहीं रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर शिशु मान लो बन भी गया है, मतलब शिशु का विकास हो हमारे गर्भ में 2 महीना 3 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया, तो अगर उस समय तो क्या हो रहा है, शिशु की मृत्यु हमारे शरीर में क्या हो जाती है, हो जाती है। तो हमने ये देखा कि विटामिन ई से होने वाली बीमारियां। एक बीमारी और देखते, हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक हीमोलाइटिक बीमारी, इसमें क्या होता है, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में जब आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त कणिका है, तो उनका जीवन काल 120 दिन होता है। लेकिन यदि वो अपनी जीवन काल पूरा करने से पहले हमारे शरीर में नष्ट हो जाती हैं तो हमें ये बीमारी हीमोलाइटिक देखने को मिलती है। आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। पर यह समय से पहले नष्ट हो जाए, मतलब 120 दिन पूरा करने से पहले 80 या 90 दिन के अंदर ही यह समय से पहले नष्ट हो जाए। यह समय से पहले नष्ट हो जाए, या नष्ट हो जाती हैं, या नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, जैसे 80 या 90 दिन की बात, 80 या 90 दिन में। तो हीमोलाइटिक जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो हीमोलाइटिक जैसी बीमारी देखने को मिलती है। हीमोलाइटिक जैसी समस्या देखने को मिलती है। समस्या देखने को मिलती है। दो बीमारी हमने देखी, एक और सिरोसिस, जिसे क्या कहते हैं, लीवर कैंसर भी बोलते हैं, यकृत कैंसर के नाम से भी जानते हैं, वह भी हमारी विटामिन ई की कमी से ही देखने को मिलती है। सिरोसिस, यह भी विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से, और इसे यकृत कैंसर भी कहते हैं, यकृत कैंसर के नाम से भी जानते हैं, कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और एक इसमें देखते ही तो सिरोसिस हो गया, और एक तंत्रिके विकार, जैसे कि सर में कभी दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, अगर ऐसी कभी समस्या देखने को मिलती है हमें, तो वह भी विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, तंत्रिकीय विकार, डिसऑर्डर, या इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, जैसे कि मस्तिष्क में दर्द, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में दर्द, हड्डी में दर्द, हड्डी में दर्द, दर्द या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिलती है, या किसी भी
प्रकार की या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी गड़बड़ी देखने को मिलती है तो तंत्रिका के विकार जैसी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, जो कि विटामिन ई की कमी के कारण। तो विटामिन ई में हमने देखा था कि जितना भी समझा, तो ये इतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के हमारे लिए पर्याप्त है। आई थिंक इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल का फेस्टिवल एंजॉय करिए, मॉर्निंग का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।